न्यू लाइफ खलातर में आपका स्वागत है बाबू। आइए आगे चलते हैं ने चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन है ना बाबू। पहला क्लास हो गया था ने क्लास 10th है ना 10 का है। ये केमा पार्ट होगा बाबू? दूसरा पार्ट होगा। देखिए हम चर्चा कर चुके थे कि सघन माध्यम विरल माध्यम है ना, ये सब की चर्चा हम कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं है ना, चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम है ना। लिखिएगा, इसके दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं बाबू? दो नियम है। पहला नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो यही कहता है बाबू, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। दूसरा कहता है आपतन कोण की जया। लिखिएगा, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता। देखिए आइए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं बाबू? दो नियम है। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो देखिए यहाँ जो जया का अर्थ होता है, जया मतलब क्या होता है? साइन। क्या होता है? साइन। जया मतलब क्या होता है? साइन। आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं, अपवर्तन कोण को हम आर से लिखते हैं। ये बता चुके थे। जया मतलब क्या होता है? साइन। जया का मतलब क्या होता है? साइन। तो देखिए हम क्या बोले? आपतन कोण की जया, तो आपतन कोण, जया मतलब हो गया साइन, और आपतन माने हो गया आई, साइन आई। अनुपात मतलब होता है बटा, है ना। अपवर्तन कोण, तो जया अपवर्तन कोण को कैसे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? एक नियतांक। अब वो नियतांक क्या आएगा आगे बताएंगे, है ना। एक नियतांक। और इसी को हम प्यारा सा नाम एक जानते हैं, अस्नेल का नियम इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अस्नेल का नियम भी कहते हैं, है ना। अस्नेल का नियम, है ना। इसे अस्नेल का नियम भी कहते हैं, है ना। इसे अस्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक आता है, वो नियतांक आगे आएगा। इसे अस्नेल का नियम भी क्या कहते हैं? है ना। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम बताए। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की जया
और अपवर्तन कोण की ज्या, एक क्या होता है, एक आपतन कोण और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो ज्या का अर्थ क्या होता है, साइन, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या है, एक नियतांक। इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इतना कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग डालेगा पार्श्विक विस्थापन, है ना। चलिए, जितना मेहनत करना है बाबू, आपके पास अप्रैल मान लीजिए ख़त्म हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में तो आपका कहानी लिखा जाएगा। मतलब 9 महीना आपके पास टाइम पक्का है, 9 महीना 9.5 महीना आपके पास टाइम है। अब जितना मेहनत हो करना कीजिए, नहीं तो आपका कहानी लिखाने में अब देर नहीं लगेगा, है नहीं मेहनत कीजिएगा और खोजिएगा कि हमको बिना मेहनत किए हुए 400 नंबर आ जाए, 420 नंबर आ जाए, 440 नंबर आ जाए, इतना आसान नहीं है। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत ही आपका पूंजी है बाबू। किसी लड़का का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है मेहनत। लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका सबसे बड़ा श्रृंगार होता है उसका मेहनत। और आप वही श्रृंगार को छोड़ दे रहे हैं, बाकी सब श्रृंगार शरीर में लपेट लेते हैं जितना श्रृंगार है, लेकिन जो मेहनत वाला श्रृंगार है उसको आप ताका पर रख दिए तो उस श्रृंगार का वैल्यू चंद दिन रहता है, महीना, शादी के 2 महीना बाद तक। उसके बाद जब श्रृंगार खोजेगा ताका वाला तो ढाई पचक चलना चालू हो जाएगा। ये सच्चाई है, मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, लात जूता जब मिलेगा 2 महीना के बाद तो वो श्रृंगार काम नहीं करेगा। काम करेगा कौन वाला श्रृंगार, ताका वाला श्रृंगार। ताका वाला श्रृंगार आपके पास है, मतलब पढ़ाई वाला मेहनत वाला श्रृंगार आपके पास है, तो सदैव आपका मान मर्यादा क्या होते रहेगा, मिलते रहेगा। और नहीं तो वही तबला नियन, कभी ई अलो तो ऊ बजा दलको, कभी अलो तो ऊ बजा दलको, हरदम बजते रहते चलते। हाँ, एक्टिंग कर लो ही बजावे वाला कैसे बजेगा कि। आइए चलते, मेहनत वाला श्रृंगार को नहीं छोड़िए, है ना। आइए पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन लिखेगा, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं बताइए। हम क्या लेते हैं, एक बर्फ की मोटी सिल्ली लेते हैं। बर्फ की मोटी सिल्ली है या कांच का एक मोटा टुकड़ा है, या कांच का सिल्ली है ना, या बर्फ की मोटी सिल्ली है, या कांच का बर्फ का सिल्ली आता है ना मोटा वाला, तो मान लीजिए बर्फ का क्या है, ये सिल्ली है, या कांच का बना हुआ एक सिल्ली है। उसमें हम कोई भी प्रकाश को यहाँ से ऐसे गुजारते हैं तो इसको कैदे से जाना चाहिए तो कहाँ जाएगा, ईश्वर जाएगा। इसको कैदे से जाना चाहिए तो कहाँ जाएगा, ऐसे ही निकलेगा ना। ये माध्यम कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, और ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन। अब विरल से सघन, ये मान लीजिए अभिलंब है, यहाँ से मान लीजिए क्या है, अभिलंब है ना, अभिलंब मान लीजिए अभिलंब है। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगा कि अभिलंब की ओर जाएगा, अभिलंब की ओर जाएगा। अब अभिलंब की ओर आएगा ना, विरल से सघन से जाएगा तो अभिलंब की ओर आएगा, है। तो अभिलंब की ओर आएगा तो मान लेते हैं कि ये ऐसे आया होगा, अभिलंब की ओर मुड़ गया। और फिर क्या हो रहा है, इस सघन से किस में जा रहा है, सघन से विरल में जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए ये हो गया, आपको मान के चलिए कि ये हो गया क्या, अभिलंब हो गया। अब अभिलंब हो गया ना ये, तो अब ये कैदे से निकलेगा तो फिर ऐसे निकलेगा, लेकिन ये मान लेते हैं कि अभिलंब से दूर जाएगा, है। सघन से जब विरल में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से। तो देखिए
इसको बोलते हैं आपतित किरण। हम बताए थे कि पहली बार जो किरण पड़ता है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। हो गया परावर्तित किरण, इसको कौन किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, हाँ इसको बोलते हैं निर्गत किरण। इसको बोलते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण। तो क्या देख रहे हैं? अच्छा, ये तो आपतित किरण का इंडिकेट है। तो देखिए, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो दूरी है उसी को क्या कहते हैं? पार्थिविक। ये लाइन जो था ऐसे जाना चाहिए था, इसका विस्थापन होकर कहाँ पहुँच गया है? यहाँ पहुँच गया ना। ये लाइन कैदे से जाता तो कहाँ जाता? इधर से जाता, लेकिन यही लाइन है विस्थापन होकर कहाँ पहुँच गया है? पीछे आ गया ना। तो ये अपना लाइन छोड़ कर अगर दूसरे लाइन में आ गया है ना, तो ये विस्थापित हो गया। क्या हो गया? एक स्थान बदल करके कहाँ आ गया? दूसरे स्थान में ना। तो क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया ना, छोड़ दिया ना अपने पोजीशन को, है ना। तो अब इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, लिखेंगे कि किसी कांच या बर्फ की मोटी झिल्ली को, किसी कांच या बर्फ की मोटी झिल्ली को किसी, लिखेगा जब प्रकाश की किरण, लिखेगा जब प्रकाश की किरण को किसी कांच या बर्फ की मोटी झिल्ली से गुजारा जाता है, जब प्रकाश की किरण को, जब प्रकाश की किरण को किसी कांच या बर्फ की मोटी झिल्ली से गुजारा जाता है, जब प्रकाश की किरण को किसी कांच या बर्फ की मोटी झिल्ली से गुजारा जाता है, तब उसमें अपवर्तन के बाद, जब प्रकाश की किरण को किसी कांच या बर्फ की मोटी झिल्ली से गुजारा जाता है, तो उसमें अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण और निर्गत किरण की बीच की लंबवत दूरी को पार्थिविक विस्थापन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण को किसी कांच या बर्फ की मोटी झिल्ली से गुजारा जाता है, तो उसमें अपवर्तन के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण की बीच की लंबवत दूरी को पार्थिविक विस्थापन कहते हैं। पार्थिविक विस्थापन कहते हैं। हो गया। आपतित किरण और निर्गत किरण की बीच की लंबवत दूरी को पार्थिविक विस्थापन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण को किसी कांच या बर्फ की मोटी झिल्ली से गुजारा जाता है, तो अपवर्तन के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण की बीच की लंबवत दूरी को पार्थिविक विस्थापन कहते हैं। पार्थिविक विस्थापन कहते हैं, फिगर आपके सामने, पार्थिविक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्थिविक विस्थापन कहते हैं। हो गया, मिटाते हैं। चलिए आगे हो गया। देखिए ना, ये कांच है बाबू, ये दोनों के बीच के देखिए इसी दूरी को कहते हैं पार्थिविक विस्थापन, है ना। जब प्रकाश की किरण को किसी कांच या बर्फ की मोटी झिल्ली से गुजारा जाता है, तो अपवर्तन के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्थिविक विस्थापन कहते हैं। पार्थिविक विस्थापन कहते हैं। चलिए, है पारे फिगर? अच्छा, तो वीडियो में होगा, कोई दिक्कत नहीं। फास्ट लिखिए थोड़ा सा, ठीक है। अब आइए, लिखिएगा प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, है ना, स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की चाल, देखिए लिखेगा प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। लिखेगा प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में
अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न होती है? अलग अलग में होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग माध्यम, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। अलग अलग होती है लिखिए, मैं हटा दीजिए, मैंने शूट कर रहा है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न होती है। जैसे देखिए, जैसे याद रखना है, बहुत भी आई है बाबू, है ना, बहुत भी आई। जैसे आइए देखिए, निर्वात है, निर्वात आता है समझ में? निर्वात किसे कहते हैं? इस समझ में आता है जहाँ पर वायुमंडल नहीं, जहाँ पर हवा नहीं, तो निर्वात। अच्छा, निर्वात और हवा, हवा में प्रकाश की चाल, निर्वात है न, निर्वात और हवा में जो होता है प्रकाश की चाल लमसम सेम होता है। हवा में लमसम सेम होता है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में होता है, पानी में कितना होता है प्रकाश की चाल बाबू? पानी में कितना होता है? तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जब याद रखना है एकदम डायरेक्ट, है ना। और कांच में कितना होता है? कांच में कितना होता है बाबू? कांच में कितना होता है? तो कांच में होता है 2 लाख, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए, ये भी आई है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है ना, भी आई है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है। प्रकाश की चाल क्या होता है? अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे देखिए, निर्वात और हवा में, निर्वात में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हवा में थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा। 2 माने 2 लाख 3 लाख है ना, तो 2,99,000.999 ये मानते लमसम कितना? 3 लाख ही होता है। तो निर्वात में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इसमें थोड़ा सा क्या होता है? कम, थोड़ा सा कम होता है। तो इस चलते हम ये दे दिए कि लमसम क्या होता है? बराबर होता है। निर्वात एवं हवा में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और कांच में कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अपवर्तनांक। आगे बढ़ें, चलिए। अपवर्तनांक आइए, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक। देखिए, पहले अपवर्तनांक का फॉर्मूला जान लेते हैं बाबू। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है ना? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बत्ती, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब कोई भी माध्यम रह सकता है। माध्यम में प्रकाश की चाल है ना। देखिए क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब अपवर्तनांक को यानी से लिखते हैं बाबू। प्रकाश में की चाल निर्वात में, तो इसको सी से लिखते हैं। और इसको माध्यम में, किसी भी माध्यम, मान लीजिए यम है, कोई भी माध्यम है ना, सी यम है, कोई दिक्कत है ना। प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं। अब किस में? निर्वात में, है ना। ये माध्यम कोई भी रहे, कांच रहे, बर्फ रहे, पानी रहे, कुछ भी रहे, तो कुछ के याद भी रखना है। जैसे हीरा का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक, ये सब याद रखना है थोड़ा सा, है ना। देखिए, अब इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। लिखने के बाद इसका डिफिनीशन लिखिएगा। किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल तथा
किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, तो ये होता है, देखिए इसका जो इकाई होता है इकाई नहीं होता है, इसका कोई स्थायी मात्रक नहीं होता है ना, इसका कोई स्थायी मात्रक अपवर्तनांक का स्थायी मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक जो होता है इकाई विहीन होता है, लिखिएगा ये इकाई विहीन होता है, ये इकाई विहीन होता है, ये इकाई विहीन होता है। ये क्या होता है, इकाई विहीन होता है। ये भी आई है बाबू, ये भी आई है ना, ये भी आई है। ये पूछता है कि अपवर्तनांक का स्थायी मात्रक क्या होता है, तो अपवर्तनांक का स्थायी मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का स्थायी मात्रक नहीं होता। ये क्या होता है, इकाई विहीन होता है, मैंने स्थायी मात्रक नहीं होता है। लिखे किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये इकाई विहीन होता है। क्या होता है, इकाई विहीन होता है। लिखे अब जैसे आइए, जैसे हमको कह दिया, इसको मिटाएं हैं, चलिए मिटाते हैं। देखिए जैसे हमको कह दिया कि हमको अपवर्तनांक बताइए कांच का अपवर्तनांक बताइए, हमको किसका अपवर्तनांक बताइए, कांच का। हमको पूछ दिया कांच का अपवर्तनांक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे निर्वात, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बाबू, यहाँ पर लिख देते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम क्या है, कौन माध्यम है, कांच। तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल हम बताए थे कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और बताए थे कांच में प्रकाश की चाल कितना है, तो 2,25,000, कितना है 2 लाख, कितना है 2 लाख, तो 2 लाख दे दीजिए, 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए इकाई विहीन कैसे हो गया, किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड कट गया, इकाई नहीं बचा एको गो। अब देखिए यहाँ से 5 शून्य, यहाँ से 5 शून्य, कितना आ गया 3/2, मतलब कितना 1.5। अब पूछेगा कोई कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है ना। यहाँ से पूछेगा कोई कि कांच का अपवर्तनांक बताइए, कांच का अपवर्तनांक बताइए, अपवर्तनांक बताइए, कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक कितना आया 1.5। अभी कैसे आया बाबू, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, दोनों क्या किए, भागा दे दिया, कितना आ गया 1.5। तो 1.5 जो आया वो क्या आया, कांच का अपवर्तनांक। आपको पूछेगा कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5। इसी तरह पूछेगा हीरा का अपवर्तनांक, आपको ये सब याद रखना, हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक आपके किताब में दिया हुआ है, आपका किताब में हीरा का अपवर्तनांक, कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक पूरा दिया है ना। तो वो जो चार्ट है, पूरा क्या कर लेना है, याद कर लेना है। आपके किताब में, फिजिक्स का किताब में प्रकाश के अपवर्तन में वो दिया है ना, वो है ना दिया हुआ, तो याद कर लेना है। जैसे हो गया, जैसे हीरा का अपवर्तनांक दिया होगा 2.42 है ना दिया हुआ, तो ये सब याद कर लेना है, ये सब पूरा जम के याद कर लेना है, पूरा मेहनत से टाइम दे के थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का दिया होगा, खाद का दिया होगा, सिंधा नमक का दिया होगा, पानी का दिया होगा। जैसे कोई पूछ दिया कि
पानी का अपवर्तनांक बताइए, है ना। तो क्या होता है 1.33 होता है ना। तो कैसे निकालेंगे देखिए, पानी का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल बाबू हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये होता है ना बाबू। अब पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। होता है कि नहीं होता है, होता है। अब देखिए यहाँ से किलोमीटर पर सेकेंड कट गया, 2,25,000 होता है। 2,25,000 कर दीजिए, 2,25,000 होता है। अब देखिए यहाँ से 3 शून्य यहाँ भी कट गया। अब आइए 25 गुने 12 300, 25 नमा 2 25, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4/3 मतलब 1.33 है ना। 1.3 से भागा दीजिए ना बाबू, 1.33। तो पानी का अपवर्तनांक हमको आ गया निकल के कितना। पानी का अपवर्तनांक बराबर कितना 1.33। तो इसी प्रकार आपके किताब में फिजिक्स का क्लास 10th के फिजिक्स के किताब में आपका एक चार्ट दिया होगा, है ना। उस चार्ट में पूरा दिया होगा, है ना। उस चार्ट में पूरा दिया होगा हीरा का अपवर्तनांक, संधा नमक का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, क्रोचिंत का अपवर्तनांक, बेंजीन का अपवर्तनांक, है ना दिया हुआ। तो पूरा दिया है, जम के क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और अपवर्तनांक किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, ये भी बताए कि नहीं बताए, है ना। चलिए आगे बढ़ें। अगला हेडिंग डालेगा आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक। आइए ये सब पूरा जम के याद कर लेना है, ठीक है। जो याद करने वाला है उसको घर में बैठ के चकचका देना है धर के। चलिए 1-1.5 घंटा लगेगा याद करने में, लिख के याद करना है। पढ़ने का तरीका उसको लिखिए, उसके बाद पहले पढ़िए फिर लिखिए, फिर पढ़िए फिर लिखिए, फिर पढ़िए फिर लिखिए। 3-4-5 बार ऐसे कीजिएगा, अपने क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। पहले पढ़ना है, उसके बाद फिर लिखना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। इस तरीके से 1-1.5 घंटा टाइम लगेगा, लेकिन याद, और वही जो याद होगा वो एकदम कंठक से याद होगा, है ना। इस तरीके से पढ़ना, ही नहीं कि अपना रट्टे में लगल है 3-4 घंटा, तो वो रटंत विद्या, उससे याद बहुत कम होगा, तुरंत भुला भी जाइएगा आप। लेकिन लिख के याद कीजिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा जल्दी याद होगा और ज़्यादा टिकाऊ होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब आइए लिखेगा आपेक्षिक अपवर्तनांक, लिखेगा आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक, है ना। आपेक्षिक अपवर्तनांक देखिए हम मानते हैं, देखिएगा आपेक्षिक अपवर्तनांक, माना कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माना कि हम मानते हैं कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माना कि माध्यम 1 का आपेक्षिक अपवर्तनांक, नहीं, या माध्यम 1 का अपवर्तनांक लिखते हैं। माध्यम 1 का अपवर्तनांक क्या है बाबू, N1 मान लेते हैं। और माना कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक, क्या मान लेते हैं, N2 मान लेते हैं, है मान लिए हैं। माध्यम 1 का अपवर्तनांक N1 मान लिए हैं, हम माध्यम 2 का अपवर्तनांक N2 मान लिए हैं। तो कोई दिक्कत। अब कह रहा है माध्यम 2 के सापेक्ष, लिखता है माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष
माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक है ना। माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक तो क्या हो जाएगा n12 तो लिखा जाता है n1 मैंने जो लिखा गया बाद में उसको पहले और जो पहले लिखा गया उसको बाद में n12 है ना। अब दूसरा ये अब मानते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष में माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा n21 जो पहले था जो बाद में था उसको पहले और जो पहले था उसको बाद में। अब देखिए तो n21 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो जो पहले है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे 2 वाला लिए, अब लेंगे 1 वाला माध्यम 1 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अब देखिए माध्यम अपवर्तनांक बराबर जानते हैं क्या होता है, किसी माध्यम निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम बोले थे ऊपर को बोले थे सी बोले थे और नीचे बोले थे क्या सीएम है सीएन बोले थे तो सीएम दे दीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, हम यन मान लेते हैं है ने, हम यन मान लेते हैं या C1 लिखे हैं इसको C1 कर दीजिए इसको C2 कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं। और दूसरा देखिए तो ऊपर वाला तो रहेगा C1 है क्योंकि ये प्रकाश की चाल है और नीचे वाला कर दीजिए C3 C2 या इसको कर दीजिए क्या C कर दीजिए तो इसको C2 ये हो जाएगा C, इसको कर दीजिए C3 या C1 C2 कर दीजिए C1 और C2 कर दीजिए। आसानी के लिए क्लिक कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों सेम है, ये भी निर्वात है ये भी निर्वात है ना। अब देखिए तो ये कट गया तो आ जाएगा क्या C2 बटा C1 देखिए ये नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर और ऊपर चला जाएगा नीचे, क्योंकि देखिए ये इसे लिखा हुआ है C1 बटा 1 बटा C2 तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा C1 और नीचे ला ऊपर तो C2 बटा 1 तो आ जाएगा C2 बटा C1। कुछ नहीं किए देखिए यहाँ क्योंकि ये भी निर्वात में था ये भी निर्वात में था तो ये दोनों कट गया तो क्या बचा 1 बटा C1 और 1 बटा C2, ये 1 बटा C1 और ये जो था पलटी मार्क ये भागम था ना तो गुणाम हो जाएगा C2 बटा C1 तो एक गुना की जगह C2 और एक गुना की जगह C1 है ना, वही चीज़ आ गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या पहला, इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन नंबर पहला। अब देखिए अब चलते हैं n12 में, देखिए n यहाँ लिए थे पहला ही लिए थे अब दूसरा ही लेंगे तो क्या हो जाएगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 2 का अपवर्तनांक, फिर वही चीज़ आएगा बाबू। देखिए अब जाके माध्यम 1 का अपवर्तनांक क्या होगा C बटे C1 कर दीजिए, यहाँ C बटे C2 कर दीजिए, फिर देखिए कटेगा तो आ जाएगा क्या ठीक है उल्टी आना चाहिए C2 C1 इसको कर दीजिए तो आ जाएगा क्या C2 बटे C1, वही इसको C2 कर दीजिए इसको C1 कीजिए आ जाएगा C1 बटे C2 आ गया है ना। उल्टी मान रहे हैं उल्टी मान लेते हैं है ना। उल्टी मान लिए हैं
इन्हें उल्टी मान लिए हैं ताकि कटे। है ना, ये आ गया समीकरण नंबर के में आ जाएगा दूसरा। उल्टी माने हैं, है ना, उल्टी माने। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, उल्टी माने हैं समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, गुना करने पर। समीकरण 1 और 2 गुना करिए तो देखिए तो आ गया क्या, एक में है n21 गुने n12। अब क्या आया है, 2 का मान क्या आया, C2/C1 और गुने क्या आया है, C1/C2। देखिए ये चाहिए कट गया, ये चाहिए कट गया, कितना मान आ गया 1। कितना आ गया बाबू, एक बार में तो आ गया n21 गुने n12 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब जब दोनों उल्टा ले रहे थे तो उसका गुणनफल कितना आ गया है, 1 आया है। 1 आया है। अब देखिए 1 आया है तो अब कुछ नहीं करना। अब आर्सेनेल का नियम में एक नियतांक आया था। आर्सेनेल का नियम कहाँ लिख दें, देखिए आर्सेनेल का नियम क्या था, ऊपर मिटाते हैं ना, ऊपर वाला देखिए। आर्सेनेल का नियम क्या था बाबू, आर्सेनेल का नियम क्या था, SI/SR साइन आर, यही था ना। बराबर क्या था, एक नियतांक, एक नियतांक, यही था ना। आर्सेनेल का नियम इसी को तो बोले थे, इसी को बोले थे ना। तो उसमें कुछ नहीं करना, एक नियतांक धर देना है ये वाला। जैसे देखिए साइन I/साइन R बराबर होता है n21। एक नियतांक धर दिए है ना। इसको लिख सकते हैं क्या, तो देखिए साइन I/साइन R, इसको माने थे n1 माने थे, या n2/n1। कुछ नहीं कीजिए, अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस खाली तिरछा तिरछी गुना। देखिए n11 साइन I बटे n2 साइन R, यही है आर्सेनेल का नियम। बस खत्म हो गया, यही है आर्सेनेल का नियम, बस है ना। अब ओरिजिनल आर्सेनेल का नियम यही है, n1 इंटू साइन I बराबर n2 इंटू साइन R। कुछ नहीं किए, यहाँ से इसको दोनों को उल्टी माने थे, इसका गुणनफल 1 आया। यहाँ से एक नियतांक जो रखे थे हम n21 है ना, उसको रख दिए। इसको हम लिख सकते हैं n2/n1, उसको तिरछा तिरछी गुना कर दिए। यही था आर्सेनेल का नियम। देखिए अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या हो गया, बस मेनली रूप से ये याद रखना है आपको, ये और ये दोनों, बस है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल आएंगे तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बाबू, धन्यवाद।